किसानों का जो आंदोलन है 1 महीने से ऊपर का हो गया है। इस वक्त हम लोग जो राजस्थान को जोड़ने वाला हाईवे है NH8 वहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ एक खास शख्सियत है, जैन चौधरी जी हैं। वो आज यहाँ आए थे, जन्मदिन इनका है और उस पर वो जन्मदिन को किसानों के बीच में मनाने के लिए यहाँ बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुँचे हैं। जैन जी, स्वागत है आपका और सबसे पहले जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। बहुत मीठा दिन बीता है। मुजफ्फरनगर से गुड़ लाए थे और राजस्थान के अलग अलग ज़िलों से लोग किसान पहुँचे हैं, उनकी सेवा करने का मौका मिला। तो किस तरीके से देखते हैं अब तक के 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है किसानों को? देखिए, किसान भी दुविधा में है। किसी को आनंद तो आता नहीं, घर छोड़कर इतने दूर आकर, घर परिवार खेती सब छोड़कर आए हैं यहाँ लोग। तो ये इसी उद्देश्य से आए हैं कि कुछ हल निकले। और जैसा कि था कहावत पुरानी, जो एक समाजवादी नेता ने मशहूर ने कही थी बात, कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। जो बातें, जो चर्चाएं संसद में होनी चाहिए थी, जो मशवरा संसद में सरकार को लेना चाहिए था, क्योंकि अब संसद में वो एक्टिविज़म नहीं दिख रही लोगों को, अब सड़क पे लोगों को आना पड़ा। तो मजबूरी है इनकी अपनी जीविका पे, अपने अस्तित्व पे, अपने भविष्य को लेकर ये लोग चिंतित हैं। इनको बड़ा खतरा दिख रहा है। डायलॉग डिलीवरी की सरकार बात करती है, टेबल पर बुलाने की बात करती है, लेकिन किसानों का कहना है कि समय जाया करने के काम है। सरकार कोई भी कंक्रीट प्लान लेकर के नहीं आ रही। सरकार अलग अलग मोर्चों पे फाइट कर रही है और वो फाइट इनके लिए नहीं कर रही, वो फाइट इनसे कर रही है। ये इन किसानों को अपना प्रतिद्वंदी मानती है, राजनीतिक चुनौती मानती है और इस आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए शाम ताम दंड भेद जो भी सरकार कर सकती है वो कर रही है। कभी इनको खालिस्तानी बता देना, कभी इनके फंडिंग पे सवाल उठा देना, कभी इनको बातचीत पे बुलाना, कभी नरमाई दिखाना। ये बाहर की दुनिया को पेश करना चाह रहे हैं कि हम किसान की बात सुनने को राजी हैं, जबकि वास्तव में सच्चाई ये है कि एक भी बात पे ये अपनी जिद से हटे नहीं। 6 साल का कार्यकाल हो गया है सर, पार्ट 2 चल रहा है। अब तक जितने भी आंदोलन हुए ये टेबल पे भी नहीं आए थे। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि टेबल पे बातें तो हो रही हैं। क्या लगता है, बातचीत से हल निकलेगा या किसानों को कोई दूसरी रणनीति बना करके सरकार के सामने जाना पड़ेगा? किसानों को हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और अभी मुख्य धारा में हर वर्ग के व्यक्ति को ये पहचानना चाहिए कि ये वक्त बार बार नहीं आता। लोकतंत्र का जो हिमायती है, जो देश का असली भक्त है, उसको आज इस वक्त पे किसानों को हिम्मत देनी चाहिए। मेरा मानना है लंबी लड़ाई रहेगी। हमने चुनाव किया था कि एक देश का चौकीदार बनेगा तो देश का रखवाला होगा। आज ये सिर्फ दिल्ली के चौकीदार बन के रह गए हैं। दिल्ली में कोई किसान ना बढ़ पाए, किसान घाट कभी कोई किसान ना पहुंच पाए, ये इनकी मंशा है। बार बार प्रयास हुए, किसानों के आंदोलन हुए, यात्रा निकाल के लोग गए और उन पे लठ और गोली और हर मोर्चे पे उनको फेल करने की कोशिश सरकार ने की। किसान घाट का आपने जिक्र किया, किसान दिवस पर किसान घाट पर जाने से आपको ही रोक दिया गया था। थोड़ा सा बता पाएँ कि उस दिन मामला क्या हुआ? बहुत बड़ी पीड़ा हुई। एक रात पहले डीसीपी की तरफ से चिट्ठी आई, क्योंकि हमने उनको जानकारी के लिए एक चिट्ठी पत्र पेश किया था। चौधरी अजीत सिंह जी के निजी सचिव ने उनको बताया था कि घर के लोग किसान घाट पे, उनके परिवार के लोग 23 दिसंबर किसान दिवस पे उनकी समाधि पे पहुंचना चाहते हैं। रात में 22 दिसंबर को डीसीपी की तरफ से एक चिट्ठी आती है जो कहती है कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को देखते हुए और कोरोना के खतरे को देखते हुए ये आयोजन संभव नहीं। लेकिन हमने फैसला लिया कि हमें कोई रोक नहीं सकता। ये धरोहर पूरी देश की है, किसानों की है। वह स्थान, उस स्थान पे हक सबका, अधिकार सबका है और अगर हम लोग रुक जाएंगे तो फिर देश का किसान कहाँ खड़ा होगा। तो 23 दिसंबर को हम लोग गए, उन्होंने बैरिकेड लगा रखे थे। जो चंद लोग वहाँ पहुँच पाए, उन्होंने हाय हल्ला किया, तब जाकर सरकार पीछे हटी। लेकिन आप सोचिए कैसी सरकार है, कितना बड़ा ढोंग करते हैं। मोदी जी ट्वीट करते हैं कि मैं चौधरी साहब को अपना आदर्श मानता हूँ और वहीं चौधरी साहब के अनुयायियों को उनके समाधि पे जाने से रोका गया। बीजेपी का कोई नेता किसान घाट क्यों नहीं पहुँचा? मैं तो वही पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री 6 साल में उन्होंने वक्त निकाल के एक बार भी क्यों नहीं आए वहाँ? अगर पवित्र मन में उनके दिल में जगह है, चौधरी साहब की इज्जत वो करते हैं, तो उनको पहुँचना चाहिए। तो कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। एक तरफ 2-2 हज़ार रुपये डाल करके किसानों के सम्मान की बात होती है, लेकिन लाखों की संख्या में किसान उनके दरवाजे पर बैठे हैं। उनसे किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं, किसी तरीके की सुनवाई नहीं। यहाँ तक भी है कि हरियाणा के एक नेता हैं अभय सिंह चौटाला, उन्होंने तो इतना भी कहा कि 2-2 हज़ार रुपये का जितना 3600 करोड़ रुपए है, मैं आपको वापस देता हूँ, कानून वापस ले लो। देखिए, कह रहे हैं किसान आत्मनिर्भर होना चाहिए। अरे किसान तो आत्मनिर्भर क्या, वो तो देश का जो पेट पाल रहा है।
यहाँ इनके बच्चे देश की रक्षा कर रहे हैं, वो जवान भी हैं, किसान भी हैं, व्यापार में भी, हर क्षेत्र में गांव से निकल के किसान के बच्चे हैं। आप इन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हो, खुद बनो आत्मनिर्भर। और क्या 2000 रुपये दे के इन पे कोई बहुत बड़ी सौगात होगी? बाजरे का रेट सरकारी 2150 रुपये है, क्या रेट मिल रहा है? आलू के किसानों की तबाही सड़क पे उन्होंने फेंकना पड़ा, दूध सड़क पे फेंका है 6 साल के अंदर। 6 साल पहले जो भाव किसी भी फसल का था मंडियों पे, वो लौट के नहीं आया जब से मोदी जी आए। तो ये करके आय दुगनी होगी। तो अगर सरकार गंभीर है, बिना किसानों के कुछ नहीं होना देश का। आप अडानी अंबानी 2-4 घरानों को मजबूत कर सकते हो, लेकिन देश मजबूत नहीं होगा। तो आज किसान अपनी जीविका को लेके वो त्रस्त है। किसान को 2000 रुपये नहीं चाहिए, किसान को कोई सब्सिडी भी नहीं चाहिए, किसान को कहीं कुछ नहीं चाहिए, उसे बस वाजिब दाम मिल जाए। ये जो कानून लाए हैं, इससे पुरानी व्यवस्था सारी ध्वस्त हो जाएगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आज हमने गुड़ बांटा है, गुड़ के पीछे एक शुगर इंडस्ट्री है। पहले सिर्फ सल्फर और कोलू लगते थे, चौधरी अजीत सिंह जी को मौका मिला, उद्योग मंत्री बने, उन्होंने डीरेगुलराइज किया कि इन्वेस्टमेंट आए, फैक्ट्रियाँ लगें, उद्योग लगेगा, किसान से सीधा लेंगे, फ़ायदा होगा। लेकिन उस बात में और मोदी जी की बात में फ़र्क इतना है कि आज भी गन्ने का भाव राज्य की सरकार तय करती है। किसान के हित में, किसान की लागत को देखकर ये अधिकार राज्य की सरकारों को है कि एसएपी वे घोषित करती है। केंद्र सरकार भी करती है, उसके ऊपर राज्य सरकार करती है। और ये कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं मिलेगा, एमएसपी की गारंटी नहीं होगी। जो 2 लोग ग्राहक बैठेंगे, एक तरफ किसान होगा, दूसरी तरफ कंपनी वाले होंगे, वो जो तय करेंगे वही बाध्यता होगी उसकी। एक तरफ गरीब किसान है, 80% किसान पे 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, वो कहाँ लड़ पाएंगे? और उनसे कौन मिलेगा? अंबानी कभी नहीं मिलेंगे उनको तो एक टाई पहन के एक बच्चा मिलेगा जिसको नौकरी मिल रही है। आईटीसी, अंबानी, अदानी की तरफ से जाएगा और करार करके आ जाएगा, और 30-30 साल के पट्टे पे जमीन जाएंगी लोगों की। इससे कहाँ, इसमें किसान का हित क्या है, मुझे बताओ। बिहार में यही सिस्टम है, एपीएमसी बहुत वहाँ ख़त्म हो चुका है। वहाँ एफसीआई सिर्फ बिहार के किसान की फसल का 2% खरीदती है मात्र। वहाँ कोई लाभ मिला है क्या किसानों को, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के किसानों को मिल जाएगा? उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, हालात क्या हैं वहाँ की मंडियों की, वहाँ की फसलों के मिलने वाले दाम और किसानों का? सर देखिए, किसी भी फसल में एमएसपी सरकार घोषित करती है, वो किसानों को नहीं मिल रहा। और ये सरकार जो कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, बिल्कुल खत्म नहीं होगा। सरकार हर साल, हर सीजन में एमएसपी घोषित करेगी, बस वो किसान को मिलेगा नहीं। आज भी वही है। तो योगी जी के बनने के बाद राम राज्य नहीं आया क्या, दावे किए जा रहे थे? देखिए, योगी जी कैराना पलायन, मुजफ्फरनगर दंगा, औरंगजेब, ये 2-3 चीज़ों के बगैर तो एक भाषण भी नहीं बोल पाते हो। उन्होंने दुनिया ने कहाँ देखी? आज के आधुनिक जो आवश्यकता है लोगों की, विकास की जो आवश्यकता है, जो किसान की जो भाषा है, किसान की जो संकट है, जो संघर्ष है किसान का, वो कहाँ समझेंगे? उन्होंने सब कुछ त्याग के धर्म के काम पे अपने जीवन को लगाया है, अब उन्हें मौका मिल रहा है। सर, चौधरी चरण सिंह जी के बाद में 2 बड़े नेताओं का जिक्र आता है। चौधरी देवीलाल किसानों की मैं बात करूं, या फिर रहबर आजम दीनबंधु सर छोटू राम जी की विरासत, राजनीतिक विरासत को संभालने का जो दावा है वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के द्वारा किया जाता रहा है। और देवीलाल की विरासत को आज के वक्त में अभय सिंह चौटाला वर्सेस दुष्यंत चौटाला है। अभय जी को छोड़ दें, दुष्यंत और वीरेंद्र सिंह दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के पास बैठे हैं। किस नज़रिए से इसको देखते हैं? देखिए, ये चीज़ बदलती रहती है। और देखिए, मैं भी चौधरी चरण सिंह जी के घर से हूँ, परिवार से हूँ, लेकिन अकेली मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो कोई भी आज इस धरती पे आ रहा है, हम सबका एक बहुत बड़ा एक योगदान उन नेताओं का रहा हमें यहाँ तक पहुँचाने में। तो हम सबका कर्तव्य बनता है उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं। अगर इस वक्त भी हम लोग एक नहीं हो पाए, अपनी पुरानी बातों को भुलाकर, राजनीतिक प्रतिद्वंदी कोई हो ना हो, किसान के नाम पे भी अगर हम एक नहीं हो पा रहे, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं स्वागत करता हूँ कुछ सहयोगियों ने, जो एनडीए के शामिल घटक दल थे, वे बाहर आए हैं और इस मुद्दे को लेकर बाहर आए हैं। ये उनकी नैतिकता का प्रमाण है। दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह को कोई अपील करना चाहें आप किसानों के हक में? बोलना चाहिए। देखिए, वीरेंद्र सिंह जी ने तो फिर भी कहा है, लेकिन दुष्यंत जी अभी मुझे लग रहा है कुछ बीच का रास्ता अपना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये जैन चौधरी हैं, उन्होंने खुल करके किसानों के मुद्दे पर, खेतीबाड़ी के मुद्दे पर और इस संघर्ष जो चल रहा है उसके ऊपर बेबाक तरीके से बोला है और बताया है कि कहीं ना कहीं किसानों के लिए, जो किसान कमेरी कौम से जुड़े हुए लोग हैं, उनको एक होने की ज़रूरत है। और अपील की है उन तमाम राजनेताओं से जो किसानी के लिए दावा तो करते हैं, किसानी के ऊपर अपनी राजनीति तो चमकाते हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे पर साथ खड़े नहीं होते, उन्हें भी साथ आना चाहिए।
राजस्थान बॉर्डर से मैं रुद्रा राजेश कुंडू अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ दायक